हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने गॉसेस लॉ को काफ़ी डिटेल में समझा था, ठीक है। तो जो हमारी आज की क्लास है ये एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ के ऊपर बेस्ड है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गॉसेस लॉ हमें कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं देता, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को ही फाइंड करने का एक दूसरा नज़रिया है, ये दूसरा तरीका है, ठीक है। इसके थ्रू हम इलेक्ट्रिक फील्ड ही फाइंड करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गॉसेस लॉ के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना कितना इजी है। इससे पहले हमने कूलॉम्स लॉ के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था, तो अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेंदी था तो हमने देखा था कि वहाँ पे काफ़ी मुश्किल आ रही थी, ठीक है। हर छोटे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ रहा था और फिर उन सबको इंटीग्रेट करना पड़ रहा था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि मैंने पहला एग्जांपल लिया है ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। तो ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज है, ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ है, क्लियर है। तो इस इनफाइनाइट लेंथ से किसी पॉइंट पी पे, जो कि इससे स्मॉल आर के डिस्टेंस पे है, ठीक है, आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर आप कूलॉम्स लॉ के थ्रू इसको निकालना चाहें तो क्या करेंगे, यहाँ पे कोई एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, उस छोटे से एलिमेंट की वजह से आप इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने की कोशिश करेंगे। फिर आप उसको पूरे लाइन के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि गॉसेस लॉ को कैसे यूज़ करें। तो गॉसेस लॉ को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक प्रॉपर गॉसियन सरफेस। तो प्रॉपर गॉसियन सरफेस के लिए मैंने आपको दो तीन बातें बताई थी कि आप गॉसियन सरफेस ऐसा चूज़ करें जिससे कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसके हर पॉइंट पे कांस्टेंट हो। आप कोशिश करें कि ऐसा सरफेस हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, हर पॉइंट पे कांस्टेंट हो। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए लगा रहे होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आप क्या कर पाएंगे, इस इंटीग्रल के बाहर रख पाएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल तो या तो ये इधर 0 डिग्री हो या फिर ये 90 डिग्री हो, तो ये हमारी काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। तो इस केस में भी हम जो मर्जी चाहे गॉसियन सरफेस यूज कर सकते हैं। हम कोई स्फेयर ले सकते हैं, कोई क्यूब ले सकते हैं, या फिर कोई सिलेंड्रिकल सरफेस ले सकते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल सरफेस लिया है, ये इसका अपर पार्ट और ये एक नीचे का पार्ट है, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल सरफेस में मुझे बताइए पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। अगर ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कुछ इस तरह का होगा, ये देखो ऐसा ही होगा ना। तो क्या फ़ायदा हो रहा है कि जो ऊपर वाला एरिया है, ये देखो ये ऊपर वाला एरिया है, तो ऊपर वाला एरिया वेक्टर किधर हो गया, इस तरफ एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो फ्लक्स क्या हो गया, 0, ठीक है। नीचे वाले के लिए चेक कीजिए, नीचे वाले का एरिया वेक्टर क्या है, ये वाला। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा है, ये वाला। कितना एंगल है बीच में, 90 डिग्री। तो फिर से फ्लक्स क्या हो गया, 0। तो अब क्या बचा, केबल का ये कर्व सरफेस, ठीक है, और सिलेंडर का कर्व सरफेस, इसका एरिया आपको पता है 2πr l। तो कर्व सरफेस के किसी भी पॉइंट पे एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री, ठीक है। बिल्कुल क्लियर आ रहा है समझ में, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने क्योंकि सिलेंडर का कोई भी साइज ले सकते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है, आगे बताऊंगा मैं कि साइज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। केवल जिस पॉइंट पे निकालना है वो आप डिस्टेंस देखें, और इसकी जो लेंथ है, मैंने कोई भी लेंथ ले ली है, तो ये लेंथ हमारे फाइनल रिजल्ट में नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम कोई भी लेंथ चूज़ कर सकते हैं। तो अब हम ध्यान दें कि इस गॉसियन सरफेस में टोटल चार्ज क्या इंक्लोज्ड है। तो देखो यहाँ पे मैंने लेमडा से एज्यूम किया चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो क्या चार्ज आ जाएगा इस पूरे सरफेस में, लेमडा एल, क्योंकि एल लेंथ का सरफेस है ना। हम ऊपर वाले सरफेस और नीचे वाले सरफेस की बात ही नहीं कर रहे, हम केवल कर्व सरफेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कर्व सरफेस में क्या चार्ज इंक्लोज्ड आ गया, लेमडा इंटू एल, ठीक है। अब हम बिल्कुल तैयार हैं गॉसेस लॉ अप्लाई करने के लिए। तो गॉसेस लॉ अप्लाई करते हैं। जो फॉर्मूला था हमारा, इंटीग्रल ऑफ क्लोज्ड इंटीग्रल है ये, ई डॉट डी ए क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, यही था, क्योंकि वैल्यू हमने डाल दी लेमडा एल बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हर एक पॉइंट के लिए क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि हर एक पॉइंट क्या है, इससे कितने डिस्टेंस पे है, स्मॉल आर के डिस्टेंस पे है। तो ये ई क्या है हमारा, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। तो ई को हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रल से बाहर ले लिया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रल से बाहर लेके ये हमारा लेमडा एल बाय एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब इंटीग्रल डी ए देख लो
क्या हो जाएगा, टोटल एरिया को इंटीग्रेट करेंगे तो यही आ जाएगा ना 2πrl जो इसका एरिया होता है, ठीक है। तो सॉल्व कर दें, ये एल और ये एल कैंसिल हो जाएगा, तो ई की वैल्यू क्या आ गई, लेमडा अपॉन 2πε0r। तो हमने किसी पॉइंट पी पे जो कि इससे स्मॉल आर के डिस्टेंस पे था, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फाइंड किया, ठीक है। हो सकता है आप ये सोचो कि सर ये तो 1/r वेरी कर रहा है, तो देखो ऐसा नहीं है, जो लेमडा है वहाँ पे एक हिडन आर है। लेमडा क्या था हमारा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। बट स्टिल जो हमारा फाइनल फॉर्मूला है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r के अकॉर्डिंग ही वेरी कर रहा है। तो अब यहाँ पे कुछ बातें नोट करने की है। आप देखिए इस पूरे फॉर्मूले में कहीं भी इस सिलेंडर का लेंथ नहीं आ रहा, ठीक है। तो आप किसी भी लेंथ का सिलेंडर चूज करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस फॉर्मूले में नहीं आया ना, ये लेंथ दोनों तरफ से क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, तो इस फॉर्मूले में लेंथ आया ही नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़ कि ये जो इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, हम इसकी लेंथ कितनी भी ज़्यादा ले लें, ठीक है, पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। अब आप सोचोगे कि ऐसा क्यों होगा, भाई जब चार्ज आप बढ़ाओगे, आप शीट को इस लाइन को जितना इंक्रीज करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ना चाहिए। तो देखो अगर यहाँ पे ढंग से सोचा जाए तो जो बहुत दूर के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, उनके थ्रू यहाँ पे इस पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका अमाउंट क्या होगा, बहुत कम होगा, अबाउट निग्लिजिबल होगा। तो ये एक रीज़न है कि भले ही ये लीनियर चार्ज बहुत लेंदी हो जाए, ठीक है, लेकिन यहाँ पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो यही दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है, तो आप इसको नोट कर ले, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये दोनों पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट कर दिए। तो आपने देखा कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए निकाला, और ये बहुत ईजी था कुलॉम्स लॉ के कंपेरिजन में, ठीक है। तो आप दोनों को कंपेयर करके देख सकते हैं। अब मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू शीट ऑफ चार्ज। अब ये इनफाइनाइट शीट है, बहुत बड़ी सी शीट है, देखो प्रैक्टिकली ऐसी शीट नहीं होती, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने एज्यूम किया है कि एक इनफाइनाइट शीट है। तो अगेन हमारे पास वही सारी चीज़ें, हमें गॉसियन सरफेस लेना है, ठीक है, ऐसा सरफेस जिस पे ई क्या हो, जिसके पॉइंट्स पे यूनिफॉर्म हो, ठीक है, प्लस ई या तो 90 डिग्री एंगल पे हो एरिया वेक्टर के, या 0 डिग्री एंगल पे हो। तो मैंने फिर से एक सिलेंड्रिकल सरफेस लिया, और देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ कि इस तरह का सिलेंड्रिकल सरफेस लेंगे। ये कुछ इस तरह से सिलेंडर का हाफ पार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ जो शीट के आगे है, और इस सिलेंडर का हाफ पार्ट जो है वो कुछ इस तरह से इस शीट के पीछे, ये बिल्कुल हाफ शीट के इधर। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है तो समझना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसानी से आप समझ सकते हैं, ठीक है। हाफ पार्ट यहाँ पे है और हाफ पार्ट इधर है, ठीक है। मान लो सपोज ये डिस्टेंस स्मॉल आर है, ठीक है। तो अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कुछ है, तो सिग्मा हमने एज्यूम कर लिया कि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा है, ठीक है। तो क्यू क्या हो जाएगा, इनक्लोज्ड, बताओ, इसमें टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। तो पहले तो हम देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे ही होगा ना, अगर ये शीट ऑफ चार्ज है, शीट ऑफ चार्ज ऐसे परपेंडिकुलर रखा हुआ है, ठीक है, और इसके बीच से ये सिलेंड्रिकल जो आपने गॉसियन सरफेस लिया है वो क्रॉस हो रहा है। तो ये देखो कुछ इस तरीके से है ना, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो दो सरफेस आपको पोटेंशियली दिखाई दे रहे हैं, एक पीछे की तरफ दिखाई दे रहा है और एक ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एरिया वेक्टर किधर रहेगा, इसी डायरेक्शन में, यहाँ पे एरिया वेक्टर किधर रहेगा, सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट पे तो फ्लक्स होगा, ये क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा, तो दोनों पॉइंट पे क्या होगा, फ्लक्स होगा, ठीक है। अब कर्व सरफेस की बात कर ले, कर्व सरफेस के लिए देखो हर एक पॉइंट पे एरिया वेक्टर किधर है, परपेंडिकुलर, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इस डायरेक्शन में, तो 90 डिग्री, दोनों के बीच का क्या एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। तो कर्व सरफेस के लिए क्या आ जाएगा, ये कॉस 90, तो वो फ्लक्स क्या आ जाएगा, 0। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो अब ज़रूरत है हमारा फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए, क्या फॉर्मूला था, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू की वैल्यू देखो क्या लिखेंगे, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही होगा ना, ठीक है। कर्व सरफेस के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लेना नहीं है, बाकी के जो दो सरफेस हैं बताओ क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, बिल्कुल यूनिफॉर्म है, क्योंकि हमने सिमेट्री ली है। ये सिलेंडर इस शीट से जितना आगे है उतना ही पीछे है, ध्यान दीजिए इस पॉइंट पे, सिलेंडर शीट के जितना आगे है उतना ही पीछे है, तो ये सेपरेशन दोनों सेम है, आर आगे है तो आर पीछे भी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दोनों पॉइंट पे कांस्टेंट है,
ठीक है, यूनिफॉर्म है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बाहर निकाल दिया और ये इंटीग्रल हो गया डी ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आगे बढ़ते हैं कैलकुलेशन में। इंटीग्रल डी ए, तो कितने एरिया है बताओ, एक तो ये वाला एरिया और दूसरा ये वाला एरिया, ठीक है, तो टोटल कितना एरिया हमारे पास 2a। आप अलग अलग निकालना चाहो या फिर यहाँ तो क्योंकि इंटीग्रल कर रहे हैं ना, तो हम दोनों की वैल्यू एक साथ रखने वाले हैं, तो क्या लिखने वाले 2a। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है सर a क्यों नहीं लिखा, क्योंकि दो सरफेस है ना, पोटेंशियली यहाँ पे दो सरफेस हैं जिसके थ्रू फ्लक्स क्रॉस होगा, और फ्लक्स कैसा है, आउट गोइंग है तो पॉजिटिव होगा। हमने लास्ट क्लास में ये सब डिस्कस किया था, आउट गोइंग फ्लक्स पॉजिटिव, इनकमिंग फ्लक्स नेगेटिव, ठीक है। तो e इंटू 2a क्या आ गया, सिग्मा a बाई एप्सिलॉन नॉट। देखो a और a कैंसिल हो गया, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब रिजल्ट हम जो भी लेकर आए हैं, पहले तो आप ये सोचें कि कूलॉम्स लॉ के थ्रू ये कितना मुश्किल होता। अगर हम किसी पॉइंट पे निकाल रहे होते तो यहाँ पे कोई छोटा सा सरफेस लेना है ना, छोटा सा डी अमाउंट का सरफेस लेना, फिर उस सरफेस के लिए उस पॉइंट पे निकालना, फिर पूरी शीट के लिए इंटीग्रेट करना, तो बहुत मुश्किल हो सकता था। लेकिन हमने गॉसेस लॉ के थ्रू इस काम को बहुत ही आसानी से कर दिया, ठीक है। अब इन दोनों केसेस में दो केसेस हमारे पास हैं, एक तो लाइन चार्ज का था। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। बिल्कुल आपको हैरान होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कोई शीट ऑफ चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे वेरी ही नहीं कर रहा। वैसे तो नॉर्मली 1/r² होता है, लेकिन यहाँ पे वेरी नहीं कर रहा, ठीक है। तो इस बात का क्या मतलब है, इस बात का ये भी मतलब है कि चाहे ये डिस्टेंस स्मॉल r हो, ये पॉइंट, या फिर ये डिस्टेंस कितना भी ज़्यादा हो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो सेपरेशन पे तो डिपेंड ही नहीं कर रही। ये r तो कहीं आया ही नहीं, ठीक है। पुराने वाले फॉर्मूले में तो फिर भी ये r आया था, है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r था, तो वहाँ तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r वेरी कर रहा था। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करता, ठीक है। तो हम बस इसी पॉइंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड सेपरेशन पे डिपेंड नहीं करता। तो मैंने यहाँ पे दो अलग अलग तरह के डायग्राम ड्रॉ किए हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने पॉइंट P कुछ लेस डिस्टेंस पे लिया है, ठीक है, और दूसरे डायग्राम में मैंने पॉइंट P थोड़े ज़्यादा डिस्टेंस पे लिया। तो अब मैं एक्सप्लेन करूँगा कि क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P दोनों सेम ही है। मतलब अगर मैं इसको P1 P2 कहूँ तो EP1 इक्वल टू EP2, ठीक है। थोड़ी हैरानी तो होती है, ऐसा कैसे हो सकता है सर, दो पॉइंट हैं, दोनों अलग अलग डिस्टेंस में, ठीक है। तो मैं आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा कि ऐसा क्यों है। देखो, अगर पॉइंट P इसके क्लोज है, तो पॉइंट P के क्लोज में जो छोटा ये कुछ एरिया होगा ऐसा, ठीक है, यही तो पार्टिसिपेट करेगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। जो चार्जेज इससे दूर है, इनफाइनाइट शीट है, मैंने छोटा ड्रॉ किया, इनफाइनाइट शीट है, तो जो चार्जेज इससे दूर हैं वो सब कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। पॉइंट P पे P1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए वो सारे पॉइंट यहाँ पे कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, केवल ये छोटा सा एरिया ही कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, P को बढ़ा दिया, तो P को बढ़ाने से सेपरेशन बढ़ गया। तो सेपरेशन बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो 1/r² वेरी करता है ना, तो सेपरेशन बढ़ने से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट कम होगा। लेकिन साथ के साथ जितने चार्ज इफेक्टिवली यहाँ कंट्रीब्यूट हो रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन में, उस चार्ज का अमाउंट भी बढ़ जा रहा है। मतलब एक तरफ सेपरेशन बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो रही है, होनी चाहिए क्योंकि सेपरेशन बढ़ रहा है, लेकिन साथ के साथ चार्ज इनक्लोज्ड की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इसीलिए शीट ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेपरेशन पे डिपेंड नहीं करता कि किस सेपरेशन पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल से आपको बहुत हैरान करना चाहिए, ये बिल्कुल इंट्यूटिव नहीं है, आपने ऐसा नहीं सोचा होगा। आप हमेशा ऐसा सोचते हैं मोस्टली कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 1/r² वेरी करना चाहिए, लेकिन लीनियर के लिए भी आपको हैरानी होनी चाहिए कि वो 1/r से वेरी कर रहा था, और शीट ऑफ चार्ज में तो r पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फर्दर क्लासेस में भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड के ही कुछ गॉसेस लॉ के ही कुछ एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे, जिससे कि गॉसेस लॉ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।